हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस एप्लीकेशन। ठीक है, तो गॉस एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का जो है एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है चादर होगी जो कैसी होगी? समतल होगी और नॉन कंडक्टिंग होगी। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के वजह से जो है किसी दूरी पर, एक स्मॉल दूरी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक शीट दे रखी है जो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, प्लेन शीट। ठीक है, तो इसको जो है प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। ठीक है, या ये चार्ज जो है इसके सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इस शीट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है, एक पॉइंट हम पी लेंगे। इस पॉइंट पी पर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस शीट के जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया गया है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त करना है। तो पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो है पॉइंट पी से गुजरता हुआ या पॉइंट पी से पास होता हुआ एक हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। ये कैसी गॉसियन सरफेस होगी? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है सिमेट्रिकली में जो है इस साइड में क्या होगा? पॉइंट पी डैश लिया जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पी और पी डैश से जो है गुजरता हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रा किया जाता है पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है एक हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रा किया है। तो पॉइंट पी जो है सिलेंडर के जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, जैसे पॉइंट पी डैश यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो एक इस पॉइंट पर है, सर्कुलर वाले पार्ट पर यहाँ पर प्लेस्ड है। इसी प्रकार जो पॉइंट पी है ये भी जो है सिलेंडर के सर्कुलर वाले पार्ट पर जो है प्लेस्ड है। ठीक है, और जो है इसका तीसरा जो भाग होगा वो कैसा होता है? वक्राकार भाग होता है। तो वक्राकार भाग को जो है यहाँ पे 3rd नंबर देंगे। इसको जो हमने 3rd नंबर दिया है और इसको जो है 1 नंबर दे दिया है, और इस वाले वृत्ताकार जो भाग होता है इसको 2nd नंबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो सिलेंडर से जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कितना टोटल फ्लक्स पास होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है इस इनफाइनाइट विस्तार की जो यहाँ पे चादर दे रखी है उसकी तुलना में बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट पी लिया गया है इस प्लेन शीट के जो है बिल्कुल बहुत ही नजदीक पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पी से जो है यहां से हम फ्लक्स जो है कितना पास हो रहा है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट पी से जो है पॉइंट पी पर फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बिटवीन एंगल कितना बन रहा है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पे जो प्लस चार्ज दिया जाता है और प्लस चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? आउटवर्ड होती है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर। तो इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? बाहर की ओर होगी। इसको वेक्टर ई से यहाँ पर जो है दिखाया गया है। और ये जो है सरफेस यहाँ पर जो है वृत्ताकार वाला भाग जो सिलेंडर का जो है सर्कुलर पार्ट है जिसको 1st नंबर से यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो इस सर्कुलर वाले पार्ट से जो है कितना टोटल फ्लक्स हमारा पास होगा। तो सर्कुलर वाले पार्ट से जो है टोटल फ्लक्स प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर जो है या इस सर्कुलर पार्ट पर जो है एक एरिया एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर जो है इस एरिया एलिमेंट से जो है कितना फ्लक्स पास होता है उसको फाइंड करते हैं।
इस तरीके से जो है टोटल सर्कुलर पार्ट से जो है कितना फ्लक्स पास होगा उसको फाइंड कर लिया जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है सर्कुलर, पहले फर्स्ट सर्कुलर पार्ट पर जो है एक एरिया एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। उस एरिया एलिमेंट से जो है मान लेते हैं d∅1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। इस तरीके से जो है बहुत सारे एरिया एलिमेंट होंगे सर्कुलर वाले पार्ट पे, तो वहां से जो है d∅2 d∅3 इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है फ्लक्स वहां पर पास होंगे। तो उन सभी जो है फ्लक्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे या उनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो उनको इंटीग्रेट करने पर जो है हमें टोटल फ्लक्स जो है प्राप्त होगा, जो कि फर्स्ट सर्कुलर प्लेन से या सर्कुलर पार्ट से जो है पास हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके जो है इस साइड में जो है पॉइंट पी डैश जो है यहां पर जो है एक सिलेंडर का, उसी सिलेंडर का जो है सर्कुलर पार्ट दे रखा है, जिसको नंबर 2 से यहाँ पे शो किया गया है। इस सर्कुलर पार्ट से भी जो है हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इस सर्कुलर पार्ट से जो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है उसको भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वही जो है जिस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसी तरीके से जो है फ्लक्स को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनली कह सकते हैं अगर जो है टोटल फ्लक्स जो है कितना पास आउट होगा हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों वृत्ताकार या दोनों सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर के, उससे कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है उनको ऐड करेंगे। और जो तीसरा जो पार्ट दे रखा है सिलेंडर का, तीसरा पार्ट कौन सा होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से जो है हमारा कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो फिर बाद में जो है टोटल सिलेंडर से पास आउट होने वाला जो है फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे, दोनों सर्कुलर पार्ट से या सर्कुलर सरफेस से पास आउट होने वाला फ्लक्स प्लस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, यानी कि दोनों फ्लक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। या तुम कह सकते हैं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया 3 से पास आउट होने वाला फ्लक्स d∅3 और सर्कुलर सरफेस फट से पास आउट होने वाला फ्लक्स d∅1 प्लस, और यहां पर दूसरी सर्कुलर सरफेस है इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स d∅2। इन सभी को ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इस सिलिंड्रिकल सरफेस से जो है पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरीके, इसको जो है किस तरीके से किया जाता है हम जानते हैं। ये कैसा सरफेस दे रखी है, सर्कुलर सरफेस दे रखी है। ठीक है, तो सर्कुलर सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले तो वहां पे जो है एक एरिया एलिमेंट को हम सपोज करेंगे। ठीक है, एक एरिया एलिमेंट को जो है वहां पे सपोज करेंगे। तो मान लेते हैं एक हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे सपोज किया है। ठीक है, कितना है, ये P। ठीक है, और इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे जो है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है या स्मॉल एरिया सरफेस लिया गया है, इसका जो वेक्टर होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, अलोंग टू एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे कह सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वह कैसी है, सेम है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन में वो कितना होगा, θ=0 होगा, θ=0 डिग्री होगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो फ्लक्स प्राप्त होगा d∅1 कितना होगा, d∅1 वो कितना आएगा, ठीक है, θ0 हो जाएगा। तो यहाँ पर d∅1 होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। ठीक है, इसको जो है स्क्वायर फॉर्म में जो है हम राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, EDA cos थीटा। ठीक है, और थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना होता है, 1 हो जाता है। देखिए किस तरीके से, ठीक है, देखो तो इस पॉइंट P पर जो एरिया एलिमेंट सिलेक्ट किया है उससे पास आउट होने वाला फ्लक्स कितना मानते हैं, d∅1 इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ
यहाँ पर जो है कौन सी सरफेस है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू या डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, तो डी फाइव वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा कितना होता है यहाँ पे 0 होगा, तो डी फाइव वन जो आएगा निकल के ई डी ए कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सर्कुलर पोर्शन था या सर्कुलर जो सरफेस थी जिसको हमने फर्स्ट यहाँ पे नाम दिया था, उसका एक छोटा सा जो है हमने सरफेस लिया, उस सरफेस से जो है हमारा कितना फ्लक्स पास हो रहा है डी फाइव वन इक्वल टू ई डी ए। तो इस तरीके से जो है ये होल सरफेस होल सर्कुलर सरफेस से पास आउट होने वाला जो है टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा फाइव वन इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ई ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फर्स्ट सर्कुलर सरफेस से पास आउट होने वाला जो फ्लक्स होगा वो ई ए के इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक है, सिमिलर जो है उसी प्रकार यहाँ पर जो है दूसरा यहाँ पे सर्कुलर सरफेस रखी है सिलेंडर की, तो यहां से भी जो है यहाँ पे भी देखते हैं एक एरिया एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है डी ए उसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पर जो है इससे मान लेते हैं फ्लक्स कितना पास आउट होगा। ठीक है, डी फाइव टू जो है पास आउट होगा, किसके इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, तो यहां पर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ई डी ए कॉस थीटा, और यहां पर भी जो है थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि जो है वेक्टर ई और एरिया वेक्टर डी ए दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन में, तो थीटा हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके जो है होल सर्कुलर सरफेस से जो है पास आउट होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा को हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो जो डी फाइव टू होगा वो कितना निकल के आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार जो होल सर्कुलर सरफेस 2 से पास आउट होने वाला टोटल फ्लक्स इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ई हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे रहेगी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म है, तो डी का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव टू इक्वल टू आ जाएगा फाइनली। ठीक है, ई और डी ए का इंटीग्रेशन कितना है ए। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं जो सर्कुलर सरफेस फर्स्ट से जितना फ्लक्स हमें प्राप्त हो रहा है उतना ही फ्लक्स जो है सर्कुलर सरफेस सेकंड से भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो है पहली सरफेस और दूसरी सरफेस से जो है हमने फ्लक्स को जो है प्राप्त कर लिया है। अब जो है सिलेंडर का तीसरा वाला पार्ट बचा है जो कैसा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक कोई हमारे पास सिलेंडर होता है। ठीक है, तो उसके दो पोर्शन कैसे होते हैं सर्कुलर होते हैं, दो पोर्शन कैसे होंगे सर्कुलर। ठीक है, और इस तरीके से वो यहाँ पर इस तरीके से वो बनेगा पार्ट, वो कैसा होगा कर्व्ड वाला पार्ट बोला जाता है। अब देखिए तीसरा पार्ट यहाँ पे जो कैसा है कर्व्ड वाला, इस तरीके से इसको दिखाया गया है, ये कैसा पार्ट बन रहा है कर्व्ड वाला पार्ट है। ठीक है, अब जो है हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया से पास आउट होने वाला टोटल फ्लक्स। तो देखिए किस तरीके से जो है कर्व्ड सरफेस एरिया से पास आउट होने वाला जो है टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है, देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर की ओर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है इधर की ओर है। ठीक है, और इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन होती है। अब देखिए यहां पर जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं ये जिसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये किसकी डायरेक्शन हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर जो है इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, तो वहां पर जो है एक हम एरिया एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वहां पर जो एक एरिया एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है जो कितना है डी ए है। ठीक है, अब इस एरिया एलिमेंट से जो है कितना फ्लक्स जो है पास आउट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कितना फ्लक्स पास आउट होगा उसको कैलकुलेट करने से पहले जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन
या इनके बिटवीन एंगल कितना है उसको जो है पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, कह सकते हो आउटवर्ड फ्रॉम द आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर थीटा जो हमारा बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पर कोई भी पॉइंट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर जो है यदि एक एरिया एलिमेंट लेते हैं तो एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा और वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, या कह सकते हैं थीटा जो हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पर जो है कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो इससे पहले हम निकालेंगे इस एरिया एलिमेंट से। ठीक है, इस एरिया एलिमेंट से जो है कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है कौन सी सरफेस माने, कर्व सरफेस को जो हमने 3 से यहाँ पे शो किया है, तो यहाँ पर जो है d∅3, तो कर्व सरफेस पर स्थित एरिया एलिमेंट के द्वारा पास आउट होने वाला जो फ्लक्स है वो d∅3 है। तो कितना होता है, E dA cos थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो d∅3 जो है कितना हो जाएगा, E dA cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जो d∅3 जो है वो कितना होगा, 0 होगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो φ3 भी कितना आ जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उससे कोई भी फ्लक्स पास आउट नहीं होता है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पर स्थित प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर जो है हम कैलकुलेट करेंगे सिलिंड्रिकल सरफेस से पास आउट होने वाला टोटल फ्लक्स। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस से पास आउट होने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक है, y यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E, ठीक है, डॉट वेक्टर dA इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। अब देखते हैं जो dA है, ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस कौन सी थी, सर्कुलर वाली, जो हमारा सर्कुलर सरफेस था सिलेंड्रिकल का, उसको हमने फर्स्ट जो है, फर्स्ट का वहां पे नाम दिया गया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, वेक्टर E इंटू वेक्टर dA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस कौन सी थी, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कर्व्ड सरफेस, दिस इज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेक्टर E डॉट वेक्टर dA is equal to Q inside अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट सर्कुलर, जो फर्स्ट सरफेस थी वो भी कैसी थी, सर्कुलर थी, सेकेंड सरफेस भी कैसी थी, सर्कुलर थी। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है, कांस्टेंट होती है। तो इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका स्केलर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर हटेगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 E dA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 सरफेस E dA cos थीटा इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट सरफेस थी वहां पे थीटा हमारा कितना था 0 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा कितना था 0 डिग्री, सेकेंड सरफेस के लिए थीटा कितना था 0 डिग्री, और थर्ड सरफेस के लिए थीटा कितना था 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइड में इसको लिख सकते हैं। जो फर्स्ट सरफेस थी उसके लिए हमारा थीटा कितना था 0 डिग्री, सेकेंड सरफेस के लिए भी थीटा कितना था 0 डिग्री, और जो थर्ड सरफेस था उसके लिए थीटा कितना था 90 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू जो है यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट ई डी ए कॉस 0, थीटा वैल्यू कितनी है कॉस 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू सरफेस ई डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड सरफेस ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रत्येक पॉइंट पर कैसी है कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस कैसी है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो है ई को हम क्या कर लेंगे बाहर लिख लेंगे, कांस्टेंट जो है टर्म को बाहर लिख लिया जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ए और cos 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो डी इंटू 1 डी आएगा, प्लस इसी प्रकार जो है ए को यहां पर क्या कर लेंगे बाहर लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस, तो यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा डी आएगा, प्लस अब देखिए जो cos 90 की वैल्यू होती है वो कितना होता है 0 डिग्री 0 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो 0 इंटू दिस टर्म इस, यानी कह सकते हैं होल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, यहां पर देखिए ए को हम कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, ए को कॉमन ले लिया है और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा ये होगा। ठीक है, प्लस देखिए अब ए को कॉमन नहीं लेंगे तो डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो गया ए, प्लस ई डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्यू इनसाइड ऑफ द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा 2 ई ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो है क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा जो है, सिग्मा को क्या कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सिग्मा को जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है एरिया। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो यहां पर जो है हम क्यू की वैल्यू को जो है फ्री कर लेंगे, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, तो यहां पर जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2e ए इक्वल कितना था क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा ए, तो 2e ए इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से हमारा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2e इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये को फ्री कर लेंगे, इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से जो है इस डेरिवेशन को हम
प्रूव कर सकते हैं। और ये डेरिवेशन जो है बोर्ड की दृष्टि के लिए या बोर्ड के दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।